जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज की अहम खबरें जो हैं, जिन मौजुआत के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बहुत ही सख्त किस्म का नोट जो है वो जारी किया है, और जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि उनका जो पहले ऑर्डर था कि अस खुद कार्रवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाज जिन पे हो रही हैं उनको सस्पेंड किया जाए जब तक कि उनके रूल्स जो हैं, कवायद और जवाबित जो हैं वो वाजे नहीं हो जाते। जैसा कि अभी पार्लियामेंट ने उसके ऊपर एक कानून साजी भी की है, और खुद जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसके ऊपर अपने नोट में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने ये कहा कि आमिराना जो तरीकाकार है कोर्ट की तरफ से, वो आइन से मुतसादिम है और आप आइन को ओवर रूल नहीं कर सकते इस तरह की कॉन्डक्ट से। बड़ा सख्त किस्म का एक पैगाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने के लिए भी, और उन साथी जजेस के लिए जिन्होंने 6 मेंबर बेंच ने चंद ही मिनट्स में उनका ऑर्डर जो है उसको ओवर रूल कर दिया। उससे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर के जरिए जस्टिस काजी फायज ईसा का जो ऑर्डर था उसको नलिफाई कर दिया गया, या उसकी उसकी जो असर है वो खत्म कर दिया गया। अब सवाल ये यहाँ पे ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा सीनियर मोस्ट जज हैं, चीफ जस्टिस के बाद अगले चीफ जस्टिस हैं, और उनकी बात को इस तरह से ट्रीट करना क्या अदालती जवाबित और जो ट्रेडिशंस हैं उनसे मुतसादिम है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उनके जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक दूसरा रिव्यू जो था, जिसको कहा जाता है क्यूरेटिव रिव्यू, नजर सानी पे नजर सानी करना जो है, उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो उसके खिलाफ वो जो रेफरेंस था वो हुकूमत ने वापस ले लिया क्यूरेटिव रिव्यू का। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने उसके खिलाफ एक पिटिशन, उस रिव्यू क्यूरेटिव रिव्यू को खत्म करने के खिलाफ एक पिटिशन की समाअत के लिए मंजूर कर ली है, और अपने चेंबर में वो उसकी समाअत करेंगे। ये भी एक अहम, सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम है वो शदीद हो चुकी है। बल्कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया था पिछले हफ्ते कि सिविल वॉर, जो डॉन के एडिटोरियल ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इस वक्त सिविल वॉर का खाना जंगी का आलम वहां पर दिखाई देता है। और दूसरी तरफ सदर अलवी ने वो बिल जिसके तहत ये अस खुद कार्रवाई के ऊपर पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली लाई जाए, और वो बिल उन्होंने इतराजात के साथ वापस पार्लियामेंट को भेज दिया है। सोमवार को गालिबन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है, जहां पे दोबारा इस बिल को मंजूरी दी जाएगी, और फिर 10 रोज के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएगा। और फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया अपने इत्तेहादियों को कोलिशन में कि वो डायलॉग करें। फवाद चौधरी साहब ने भी आज ये कहा है कि डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता है मुल्क को इस बहरान से निकालने का। हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मुर्तजा सोलंकी साहब इज बैक। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, सबसे पहले तो जो आप ये हमें बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो इंडिविजुअल जजेस को छोड़ दीजिए, ये तो इस वक्त इदारे के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि वो इदारा जिसके पास इतने बड़े बड़े सवालात जा रहे हैं पाकिस्तान की तकदीर के और पाकिस्तान के फ्यूचर के, लोगों की प्रोस्पेरिटी, लोगों की स्टेबिलिटी के लिए, वो खुद आपस में इस कदर तक न सिर्फ तकसीम शुदा हैं बल्कि सख्त अल्फाज पर उतर आए हैं। जी बहुत शुक्रिया रजा। ये तो बाज़ ऐसे एहसास होता है कि ये तमाम चीज़ें शायद पहले भी होती रही होंगी, क्योंकि अचानक तो किसी आदमी के कैरेक्टर में तमाम चीज़ें तो शामिल नहीं हो जाती। हाँ जी लेकिन हम इससे सारे गाफिल रहे और हमें पता ही नहीं चला, और हम ये सोचते रहे कि ये जो कुछ हो रहा है ये इंसाफ हो रहा है, ये अदालतें जो कर रही हैं ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक कर रही हैं। लेकिन अब जो चीजें खुल के सामने आ रही हैं, मिसाल के तौर से अब मैं गौर करता हूं तो 63A का जो मामला था, हमारा ख्याल था कि एक ऑनेस्ट शायद ओपिनियन होगी कि ये आइन की इंटरप्रिटेशन यही है। लेकिन अब मैं जब वापस मुड़ के देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि वो
ऑनेस्ट ओपिनियन हो नहीं सकती। वो यकीनन किसी मकसद के तहत वो किया गया होगा, और फिर उस मकसद के हसूल के लिए बाकी जो चीजें हुई हैं वो एक चेन ऑफ इवेंट्स आपको नजर आता है। तो ये जो खराबी है ये कोई बहुत रीसेंट नहीं है, ये खराबी पुरानी है, और इस खराबी में बहुत से लोग हिस्सेदार हैं, और पीएमएलएन भी हिस्सेदार है लेटली, जिन्होंने 2 जजेस की अपॉइंटमेंट को, एलिवेशन को एक्सेप्ट किया। पहले उसके ऊपर इनकार करते रहे, उसके खिलाफ वोट दिया, वो नहीं हो सका, फिर शायद इस ख्याल से कि ये कंप्रोमाइज होगा और उनकी बात मानी जाएगी और चीफ जस्टिस साहब शायद उनसे खुश हो जाएंगे, उन्होंने अपीज किया इन ए वे। और जो 2 फाजिल जजेस इसके मेंबर थे जुडिशल कमीशन के, उनको भी एम्बैरस किया कि उन्होंने मुस्तकिल वोट दे रहे थे इसके खिलाफ, और फिर बिलाखिर उनके वोट के बावजूद वो अपॉइंट हुए। तो ये सब ने जो कंप्रोमाइजेस किए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये मेरे ख्याल उसकी अब आपको फर्क जो है, उसका जो आपको जुर्माना है वो आपको अदा करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसका मैं जो देखता हूँ इस मौके पे कि जजेस की मेजॉरिटी को अपनी मेजॉरिटी जाहिर करनी पड़ेगी। ये चूंकि मामला इस नहज पे आ गया है कि चीफ जस्टिस साहब जो अपनी मनमानियां कर रहे हैं, उन्होंने चंद बातें तो ऐसी की हैं जो बिल्कुल हम समझते थे कि उनके शान शान नहीं है। तो अब उसको अगर ब्रेक लगानी है तो उसका तरीका यही है कि इस मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के 15 जजों की अक्सरियत अगर ये महसूस करती है तो फिर उन्हें खुल के अपनी राय का इजहार करना चाहिए। बिल्कुल समझता है कि आईनी तौर पे, फौरी तौर पे उसका कोई मतलब होगा, लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाना चाहिए। और कल के फैसले के बाद, जस्टिस थरमिनल्ला के फैसले के बाद, या मेरे ख्याल में ये चॉइस नहीं रही गवर्नमेंट के पास कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस फाइल करें या ना करें। मेरे ख्याल उसके बाद ये लाजम हो गया है कि रेफरेंस फाइल किया जाना चाहिए मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत ही वाज़े अंदाज में आपने ये बात कही। हमारे साथ अहमद हसन जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी उन्होंने ज्वाइन किया है हमें। थैंक यू अहमद फॉर ज्वाइनिंग ऑन अ शॉर्ट नोटिस। इफ्तार के बाद मुझे पता है कि जरा इतना आसान नहीं होता लेकिन आपने सुनी अहमद बिलाल महबूब साहब की बात। तो हम चाहते हैं कि आपका इसके ऊपर लीगलिस्टिक व्यू लें। ये जो उन्होंने आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये आमिराना या ऑटोक्रेसी के शैडो का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट नहीं कर सकती। तो अहमद ये बताइए, और फिर जस्टिस बंदयाल जो हैं, उन्होंने उनके खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू को जो गवर्नमेंट ने वापस लिया, उस खिलाफ पिटिशन मंजूर करके चेंबर में हेयरिंग के लिए उसको फिक्स कर लिया है। अब ये तो बाकायदा जिसे कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट शदीद हो गया है। अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम, तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी सलाम। रज़ा, I'd like to go back into the time a little bit to respond जो आपने पहले बात की। ये जो काजी फैज़ ईसा साहब का आज नोट आया है, इसके हवाले में लेट्स फर्स्ट एग्री कि इसका जेनेसिस क्या है। जी कैन यू हियर मी? जी हम सुन रहे हैं आपको। देखिए, इसका जेनेसिस है हिफ्ज़ कुरान केस के अंदर। हाँ। चीफ जस्टिस साहब ने एक स्पेशल बेंच बनाया और उसकी सरबराही दे दी सीनियर प्यूनी जज साहब को और एक और जज साहब को। उन्होंने जो फैसला पहला दिया वो बहुत अहम है मेरी नज़र में। उस फैसले में उन्होंने ये एतराज़ उठाया, उस फैसले में बहुत बातें हुई, बट उसमें उसने एक बहुत अहम एतराज़ उठाया जिसकी जब मैंने कल निशानदेही की थी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई स्पेशल बेंच फॉर्म कर सके। तो इसका आम इस्तिलाह में ये मतलब हो गया कि ये बेंच गलत बना था। जी, जब एक बेंच ही गलत बना था तो उसका फैसला सही कैसे हो सकता है? क्या वो बेंच कोरम नॉन जुडिस नहीं था? वो फैसला कोरम नॉन जुडिस नहीं है। जब खुद वो कह रहे हैं कि इख्तियार नहीं है बेंच बनाने का, तो फिर वो फैसला कैसे इन्फोर्स होगा?
एक तो ये मुझे क्लैरिटी अभी नहीं मिल सकी, ये पर्सनल, मगर इवेंट्स ने ओवरटेक कर दिया इस कंसर्न को। कैसे ओवरटेक कर दिया? एक तो ये हुआ कि जब ये फैसला आया तो उसके बाद वो एक सर्कुलर की कहानी चल पड़ी, जी, और सर्कुलर की कहानी से जब दोबारा से रिएक्शन आया और रजिस्ट्रार के ऊपर भी उठाया गया एतराज कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसके नतीजे में एक और बेंच बन गया जो 6 रुकनी बेंच था। अब यहाँ पर एक और सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो सीनियर प्यूरी जज साहब ने फैसला दिया था और उस फैसले में उन्होंने बेसिकली दोबारा से एक तरह से बॉल जो है वो चीफ के कोर्ट में फेंक दी, तो उन्होंने उसके बाद जब 6 रुकनी बेंच बना दिया और उसमें उनको शामिल नहीं किया तो एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 6 रुकनी बेंच का एक फैसला आ गया। अब हम वही लॉजिक या वही रैशनल जो पहले फैसलों की नफी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब ये नहीं हो सकता कि उसको भूल जाएं और दूसरे को तस्लीम कर लें। तो हमने अपनी क्रिटिसिज्म को भी कंसिस्टेंट रखना है। अब अगर उन 2 जज साहिबान का फैसला रिव्यू या और तरीकाकार से जिससे कहा जा रहा है कि रिविजिट नहीं हो सकता था, तो उसी पैमाने में ये 6 का भी रिव्यू ही होगा और रिविजिट अदरवाइज नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इस 6 रुकनी बेंच का फैसले को रिविजिट या इस पे अमल दरामद ना करने के लिए कोई और तरीकाकार मौजूद है, लेकिन पहले वाले के लिए नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वी आर कॉट इन अ स्ट्रेंज गेम हियर। सो बॉटम लाइन ये है, मैं ये समझता हूं कि अब डिबेट का फोकस इस बेंच का फैसला, उस बेंच का फैसला, इस बेंच को तरजीह देना, उस बेंच को तरजीह देना, इससे बहस अब चली गई है आगे। ये वाजे हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्किंग है उसमें देयर आर सीरियस इश्यूज एंड कंसर्न्स एट द मोमेंट, बिकॉज हमें ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि जब तक वो कानून जो नया बनाया गया है, जब तक वो स्टैट्यूट बुक पे नहीं आ जाता, तब तक तो चीफ साहब के पास ही सोल इख्तियार है जो रवायती चलता चला आ रहा है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस एंड ऑल दैट। बहस ये जरूर हो सकती है कि उस इख्तियार को एक बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इख्तियार अभी उन्हीं के पास है। लेकिन अहमद, जो जो जस्टिस काजी फायजीसा का की जो जजमेंट थी, जहां पे उन्होंने कहा कि 184(3) के तहत जो कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, तो फिर वो एक तरह से तो वो जुडिशियल ऑर्डर बन जाता है ना, वो जी बिल्कुल बन गया। तभी तो कह रहे हैं कि उसको, तभी उसको उन्होंने कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से आप सेट असाइड नहीं कर सकते थे जी। सो अब आप मुझे ये बताइए कि अब हुआ गया, अब क्या 6 मेंबर बेंच ने उस ऑर्डर की हैसियत को माना? जो मैं बात कह रहा हूं कि वो कोरम नॉन जुडिस था, उसको उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कंसिडर नहीं किया, उन्होंने उसको माना और उसको कहा कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक ठीक। तो अब जब उन्होंने ऐसा किया तो अब 6 लोगों का एक फैसला आ गया, तो क्या अब हम ये कहें कि ये कोरम नॉन जुडिस है, कि ये गलत है? अब ये कौन फैसला करेगा? ये कोई एक फर्द या एक जज साहब तो नहीं करेंगे। देखिए, आप और मैं अपनी व्यू, अपनी चॉइसेस अपनी जगह, बट जब हम एक इस डिसिप्लिन में आते हैं तो एक देयर इज अ वे थिंग्स आर डन इन द कोर्ट्स, एक तरीकाकार है। अगर हमने एक तरीकाकार अडॉप्ट करना है या एक आर्गुमेंट हमने 2 मेंबर के लिए बेंच के लिए करनी है, तो हम 6 के लिए मुख्तलिफ नहीं कर सकते। ठीक है। We need to pick our attack and then we have to apply it equally in all circumstances. So मैं ये कहना चाह रहा था जो जिधर खत्म हुई कि अब बहस जो है वो आगे बढ़ गई है। अब इशू खड़ा हो गया है कि वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सीरियसली हैम्पर हो चुकी है। अब वक्त की क्या जरूरत है? पहली ऑप्शन तो ये है कि तमाम जज साहिबान जो कि बहुत जीरक और समझदार लोग हैं, ये बैठे और खुद इसको रिजॉल्व कर लें। ये तो आइडियल सिचुएशन है, मगर पिछले दिनों से को तंबीह करते रहे ना जी, चीफ जस्टिस साहब, अब क्या डायलॉग करें। हाँ, लग ये रहा है कि शायद ये मुमकिन ना हो जी। तो फिर कैसे मसला हल होगा? फिर यही होगा कि डिवाइसिव बेंचेस अब कुछ फैसला करेंगे, बट फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन? अब ये जब एस्केलेट होगा तो फिर अब देखें
क्या ये मुश्किल है कि अब दोनों साइडों के खिलाफ रेफरेंसेस आ जाएंगे? रेफरेंसेस भेजना तो आपने कल बताया सारी अवाम को कि एक सदर का तरीका है और एक anybody can send it to the Supreme Judicial Council. तो क्या अमर माने है कि तमाम के तमाम 15 जजेस के ऊपर रेफरेंस आ जाए, फिर क्या करेंगे आप? कोर्ट सीज टू एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर आपने 6 के खिलाफ रेफरेंस देना है, फिर उन 6 ने और 2 के खिलाफ देना है, फिर उन 8 ने मिलके और 3 के खिलाफ देना है, तो पीछे बचेगा कौन? हाँ, यानी कि एनार्की है ना जी, एनार्की है हाँ, जी। तो इसलिए अब सेकंड ऑप्शन ये है कि कोई इंटरवीनिंग इसके अंदर एक्शन आए। इंटरवीनिंग एक्शन कहां से आ सकता है? वो पार्लियामेंट के अंदर से ही आ सकता है। पार्लियामेंट भी अब आज की जिस जिस नहज पे खड़ा है, वहां पर भी कोई ऐसा इंटरवीनिंग एक्शन समझ नहीं आ रहा जिसको लेजिटिमेसी मिलेगी। सो ये बेसिकली हमारी जो ऑप्शंस हैं लिमिटेड हैं। अगर आप रेफरेंस भी डालेंगे तो उस पर डिबेट खड़ी हो जाएगी कि हु विल हियर हुज रेफरेंस। एवरीबॉडी सीम्स टू बी कॉन्फ्लिक्टेड नाउ। इसके ऊपर बहुत सारी जो कुछ लोग तो बड़े बरबला तौर पे कह रहे हैं, खुसूसन जो रूलिंग कोलिशन के पॉलिटिकल पार्टीज है, कि सीजे जो है वो इस्तीफा दे दे। नवाज शरीफ ने मुतालबा किया है, मरियम नवाज ने मुतालबा जी किया है, बिल्कुल। और लोग कर रहे जैसा हैं। ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना। ये तो जब भी आपको पता है, फिर -1 फॉर्मूला शुरू हो जाता है, फिर -1+1 शुरू हो जाता है, फिर -1+2 शुरू हो जाता है, फिर 3+2 हो जाता है। तो ये फॉर्मूले और नंबर बढ़ते चले जाएंगे। वेयर विल इट स्टॉप? जी जी जी, बिल्कुल। Are you anticipating that there'll be a large number of vacancies now occurring in the court? किधर जाएगा? हाँ, लेकिन देखिए ना, बात ये है कि ये तो इसके ऊपर हम आते हैं। मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी मुजम्मिल साहब, आपने अहमद बिलाल महबूब साहब का दो टोक मौकफ सुना। अहमद हसन साहब ने कानूनी मुशराफियां जो है उनसे अब जो है कंफ्यूजन में मजीद इजाफा कर दिया है। जरा आप क्लैरिटी लाए मुजम्मिल साहब के कीता की जावे ए दसो। देखिए, बात यह है कि सियासी जमातें तो आपस में लड़ें तो हमें समझ आती है कि वो इक़्तिदार के लिए लड़ रही हैं, आवाम की हमायत के लिए लड़ रही हैं। उनके दरमियान एक रस्साकशी है, उन्होंने एक दूसरे को हरा कर ही आगे आना है। वो कॉन्टेस्ट जमहूरियत का हुस्न है। मैं नहीं समझता कि हमें सियासी जमातों के दरमियान महाजराई या इख्तलाफात पर कोई ख़ास परेशान होना चाहिए, जब तक कि वो एक हदूद व क़यूद के अंदर हैं, रूल्स ऑफ द गेम के अंदर हैं। तो वो जमहूरियत का हुस्न है। एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे तो लोगों को कायल करेंगे ना कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान तो इक़्तिदार की कोई रस्साकशी नहीं है। कोई आउट ऑफ द टर्न चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, कोई आउट ऑफ द टर्न जो है वो दूसरे को हटा नहीं सकता। मतलब ना कू हो सकता है, ना कोई किसी की जगह ले सकता है। तो इनके दरमियान जो रस्साकशी है वो उस रस्साकशी से तो उसको कंपेयर नहीं आप कर सकते जो सियासी जमातों के दरमियान है। उसकी तो जस्टिफाइड रीजन है कि वो होनी भी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो रस्साकशी है उसकी तो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। वो तो फेलियर है एक हाउस का एज अ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के 15 जज आपस में बैठ के आइन और कानून पर कोई मुफाहमत नहीं कर सकते और अपने आप को दलील से एक दूसरे को कायल नहीं कर सकते, तो वो कौम को क्या इंसाफ दे सकते हैं? आप मेरी बात समझे ना। सवाल ये है कि एक तमाशा बना दिया उमर अता बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को, और वो तमाशा ये बना दिया कि एक जज के पास साल में 3 मुकदमे हैं और एक जज के पास कुछ जजों के पास 74 मुकदमे हैं। हमने अफसरान को तो ओएसटी होते देखा था कि सरकार अफसर से नाराज हो गई, उसने अफसर को ओएसटी कर दिया, तनख्वाह भी मिल रही है, गाड़ी भी मिली है, मरात भी मिल रही है, लेकिन ओएसटी करके घर बिठाया हुआ है। ये उमर अता बंदयाल साहब पहले चीफ जस्टिस आए हैं जिन्होंने सीनियर जजेस को ओएसडी करके घर बिठा दिया और कहा कि केस नहीं मार्क करता मैं तुम्हें। आप ये देखें कि इतना खौफजदा है ये चीफ जस्टिस कि कोयटा रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री, लाहौर रजिस्ट्री वीरान पड़ी है। डरता है किसी को वहां पे जज लगाते हुए कि वो उस रजिस्ट्री से कोई फैसला ना आ जाए। तो जब आपके अंदर इस किस्म का आपकी देखे ना, आपने सुप्रीम कोर्ट की कोयटा रजिस्ट्री बनाई, कराची रजिस्ट्री बनाई, लाहौर रजिस्ट्री बनाई, वीरान पड़ी है, क्यों?
डिसफंक्शनल है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट डिसफंक्शनल है कि आपने जजेस को मुर्गी के अंडों की तरह इस्लामाबाद में कैद किया हुआ है कि कोई निकल जाएगा तो मेरा तख्त ले जाएगा। भाई ये तख्त की लड़ाई है। आप मेरी बात समझे, आपने इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को डिसफंक्शनल कर दिया और इसकी जो सैंक्टिटी थी वो तबाह कर दी है बतौर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने। अब उसमें अतर मनिल्ला है, उसमें काजी ईसा है, उसमें जमाल मंदुखेल है, उसमें अमीनुद्दीन है। ये सब कौन है? सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। ये कुछ सियासी पार्टी के कारकुन हैं। आपके ख्याल में वो लोग क्या सवाल कर रहे हैं? वो ये सवाल कर रहे हैं कि सारे मुकदमे इजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर ने सुनने हैं, हम आलू छोले बेचने चले जाएं। इतना ही इख्तलाफ है ना कि आपने एक ही बेंच को 50 मुकदमे दे दिए हैं सियासी और बाकियों को घर बिठा दिया है। अब ये जो हाफिज साहब वाले नंबरों का केस है, ये भी एक सू मोटिव है कि एक चीफ जस्टिस ने 20 नंबर हाफिज साहब को देने पे सू मोटिव ले लिया। कितनी मज़ाक़ खेज बात है कि ये सू मोटिव लेने वाली बात थी जिसपे उन्होंने सू मोटिव ले लिया कि क्या हाफिज कुरान को 20 नंबर एफएससी में मेडिकल के दाखिले में मिलने चाहिए या ना मिलने चाहिए। ये अपनी तरफ से बंदियाल साहब ने एक ट्रैश केस समझ के बंदियाल साहब को मार्क कर दिया कि ये हाफिज साहब के 20 नंबरों में क्या कर लेगा। और तो वो उन्हें कोई काम का केस मार्क कर नहीं रहे थे। आजकल विरासत के केस मार्क कर रहे हैं कि बहन ने भाई को हिस्सा नहीं दिया, या ये मार्क कर रहे हैं, या ये हाफिज साहब के 20 नंबरों वाला मार्क कर दिया। उन्होंने उसके अंदर से भी कहा कि एक चीफ जस्टिस को ये हाफिज के 20 नंबरों का सू मोटिव नहीं लेना चाहिए। ये मयार नहीं होना चाहिए कि आप शराब की एक बोतल, मेडिकल के 20 नंबर, अस्पताल की वो सिटी स्कैन, इन चीजों पर सू मोटिव ना लें। 184(3) का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप एक मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो किसी चीज पर सू मोटिव लेता है, उसका कोई मयार होना चाहिए। और वो सू मोटिव को सुनते हुए उन्होंने ये बात की, कोई इररेलेवेंट बात तो मेरे ख्याल में की नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जब आप सू मोटिव में तो राइट ऑफ अपील भी नहीं है। सू मोटिव का जो फैसला आ जाए तो अभी तक तो उसमें राइट ऑफ अपील भी नहीं है। ये 6 रुकनी बेंच कहां से बन गया? उसमें नजरेसानी हो सकती है, वो उन्हीं 3 जजों ने सुननी है जिन 3 जजों ने पहले फैसला दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का असूल है। ये बताएं कि बाकी तमाम मुकदमात की नजरेसानी के लिए तो ये शर्त है कि वही जजेस सुनेंगे। ये काजी ईसा के फैसले की नजरेसानी 6 जज सुनेंगे? ये कौन सा इंसाफ है? और सू मोटिव की तो नजरेसानी भी नहीं है, बड़ी मुश्किल है, वो चीज खुद ही चुननी है उन्होंने। तो ये अगर उसमें ये बात की है काजी ईसा साहब ने कि सू मोटिव बेंच की फिक्सिंग का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो उस बेंच में की है जो चीफ जस्टिस ने बना के उनको दिया। घर से तो नहीं वो बेंच लेके आए। उन्होंने कहा आइंदा के लिए इसके बाद 184(3) के को आप तब तक कोई सू मोटिव पे कार्रवाई ना करें जब तक रूल्स ना बना लें। और ये जो बेंचों की नामुनासिब तकसीम है, इसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों बातें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का हर फर्द कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सिंग हो रही है। ये कल का जो रोस्टर आया है, आप देखें कितना स्मार्टली उमर अताब बंदियाल साहब ने वो बनाया है कि काजी ईसा के साथ एक दूसरा जज, एक खुद 3 जज 2-2 लगाए हैं ताकि वो कोई फैसला ही ना कर सके, डिसेंट नोट आ जाए, फिर रेफरी जज के पास मामला चला जाए। तो जब आप इख्तियारात बदनीयती से इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा मैं ये बात नहीं मानता कि आप अपने इंतजामी इख्तियारात के हवाले से जवाबदेह नहीं है। भी अगर आप जुडिशल फैसलों पर तो शायद ना जवाबदेह हों क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर किसी ना किसी तरह हासिल है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो हर तरह जवाबदेह हैं। कल को प्राइम मिनिस्टर कह देगा मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पे जवाबदेह नहीं, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कह देगा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पे जवाबदेह नहीं, हर कोई कह देगा मैं अपने इंतजामी इख्तियारात पे जवाबदेह नहीं। अगर सब अपने इंतजामी इख्तियारात पर जवाबदेह हैं कि आपने वो इख्तियारात शफाफ तरीके से मुनसफाना इस्तेमाल करनी है, तो उमर अताब बंदियाल क्यों नहीं जवाबदेह जी कि वो बेंच फिक्सिंग कर रहा है, वो गलत सू मोटिव ले रहा है, उसके पास खुदाई पावर्स हैं कि वो जो मर्जी करे। इस पाकिस्तान में कोई आइन कानून नहीं उसे पूछने वाला। ही इज अबव द लॉ, नियर टू गॉड। बिल्कुल बिल्कुल मुजम्मिल साहब, ये दुरुस्त आपने कहा कि, और यही इसी का इशारा काजी फायज ईसा साहब ने जो कहा, शैडो ऑफ ऑटोक्रेसी का उन्होंने फ्रेज इस्तेमाल किया। अतर मनिल्ला ने कहा, मंसूर अली खान साहब ने, अशार साहब ने ये बात कही। चीफ जस्टिस एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट रह के आया है,
एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रह के आए हैं मंसूर अली शाह साहब, तो अगर वो ये बात कर रहे हैं, आप छोड़ें काजी ईसा को, आप कहें जी मंसूर अली शाह ने क्यों कहा कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, जी 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 बिल्कुल अतर मनीला ने क्यों कहा, उनको तो खुद लाए हैं बंदियाल साहब ऊपर, तो उन्होंने बिल्कुल। ये बात क्यों कही। अगर अकेले काजी ईसा हम कह रहे हो तो हम ये कहें कि जी ही इज अ लोनली वॉइस और उनका कोई ग्रज होगा, लेकिन अगर सारे सीनियर जजेज एक बात कह रहे हो, क्या सारे काजी ईसा के हम नवा हो गए हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में मैं सारे इसमें एक मुजम्मिल साहब एक सॉरी मैं बीच में कथा कलामी माफ, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि ये गालिबन कोई रिव्यू या अपील हो गया 6 मेंबर बेंच का, मुझे तो ये ऐसा तासुर नहीं मिला जी कि ये कोई अपेलेट या रिव्यू जुरिस्डिक्शन में ये बेंच बना। वो जो फैसला जो जब आया फाइजा साहब का, तो उन्होंने खुद ही ये जब रेज इशू किया कि बेंच गलत बना है, तो दोबारा से उन्होंने खानी अपॉर्चुनिटी ग्रांट कर दी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बेंच। अब ये बहस बिल्कुल ठीक है कि बेशक ये रिव्यू नहीं था, बेशक ये अपील नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर एक मौकफ 2 जज साहिबान का आ गया था। तो अगर आपने बेंच नया तश्कील देना था, तो क्या अमर माने था कि वो 2 भी उसमें शामिल होते इन 6 में। ये बात ठीक है, लेकिन ये रिव्यू और अपील के तासुर मुझे नहीं मिल फिर सका। आप मुझे एक मिसाल और दे दें कि कोई 3 रुकनी बेंच ने कोई फैसला दिया हो और चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बनाया हो, कोई एक एग्जांपल दे दें मुझे। 6 का तो नहीं है, लेकिन मुझे याद पड़ता है, अब ये याददाश्त की बात है, अब हो सकता है मैं गलत ना कह रहा हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में ये जरूर होता रहा है कि जब वो सुओ मोटो लेते थे, तो सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स एक ही मैटर में चलती थी, लेकिन जजेस बदलते रहते थे, कभी 2 वो तो कभी 3, ऐसा नहीं जरूर हुआ है। लेकिन 6 की वो बात तो आपने इस दुरुस्त फरमाई है वो कि तो इस 6 नहीं हुआ। वो तो इस बार भी हुआ ना, ये सुमोटो काजी ईसा ने तो नहीं लिया हुआ था, उनको तो दुरुस्त। मार्क हो गया ना, किसी लिया तो शायद साकिब निसार ने हुआ था, और ये 14 महीने से जो है फिक्स ही नहीं हो पा रहा था, जी जी तो 14 साकिब निसार का लिया हुआ सुमोटो उन्हें हो गया। लेकिन ये आप माने कि किसी 3 रुकनी बेंच में कभी 6 रुकनी बेंच नहीं बना आज तक, जी, इसकी ये कोई नहीं मुझे याद। मिसाल मौजूद नहीं है। जी और जब एक तो चीज मिसाल में है, ना रिवायत में है, ना आइन में है, ना कानून में है, वो धक्काशाही है। वो आप सही फरमा रहे हैं। और दूसरी एक और गुजारिश ये भी है कि वो जो आपने जिक्र ये भी किया ना कि बाकी जज साहिबान अदर देन फाइज साहब कह रहे हैं, तो ये भी जरूर हमें देखना चाहिए कि ये सुओ मोटो को पहली दफा तो 184(3) नहीं चल रहा है। कई जज साहिबान जो अब इस फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का इतराज उठा रहे हैं, ये पहले ऐसे सुओ मोटो एक्शंस में खुद बैठे रहे हैं, पहले कभी नहीं एतराज उठे। अब सर ठीक ये कहना कि जी मैं आपको बताता हूँ वो क्यों कह रहे हैं। जब किसी अमल में बदनीयती बहुत बढ़ जाए, जैसे 58(2)B थी, एक्सेस हो गया, कौम ने आवाज उठानी शुरू कर दी। ये बेंच फिक्सिंग का जो एक्सेस हुआ है बंदियाल साहब के दौर में, और जितनी मेलाफाइडली उन्होंने इस हथियार को यूज किया है, उसके नतीजे में उनके अपने खिलाफ बगावत हो गई सुप्रीम सीनियर जजेस की, क्योंकि आपने सीनियर्स को ओएसटी कर दिया और जूनियर्स को उनके ऊपर बैठा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में पहले नहीं होता था। कि अब बंदियाल साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो जूनियर जजेस के जरिए अपना सुप्रीम कोर्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो उन्होंने जो जजेस मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते थे और वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर आए, वही सिर्फ उनकी हिमायतें इस वक्त, क्योंकि वो मेरिट पे नहीं आए हुए। जी ये बिल्कुल अच्छा सही आप कह रहे हैं कि मैं ये तो बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा अभी। अहमद सॉरी मैं सोलंकी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और जी सोलंकी साहब, ये जहां आप इस वक्त बैठे हैं ना, सारा मसला वहां से एमिनेट हो रहा है। और जो आपकी लोकेशन है, It's all my fault. I plead guilty, my lord. जिसे कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ना आपकी, वो देखें ये देखें सारा बातें फटा हो रहा है। पहले तुसी ਉਹਨੂੰ ठीक करो जरा सोलंकी साहब, दसो। देखें जो बिगाड़ है ना, जो इसकी जो जेनेसिस है इसका क्राइसिस का, उसको समझने की कोशिश करें। एक तो दुनिया भर के जमहूरी मुल्कों में अदलिया की जो तैनाती है उस पे पार्लिमान की एक बालादस्ती होती है। आपने 19वीं तरमीम में जजों को अख्तियार दे दिया, फिर जजों में जो 1980 के जो कवानीन बने हुए हैं उसमें ये मुजम्मिल अभी पूछ रहे थे कि झगड़ा किस चीज पे है। ये तो सियासतदानों में होता है, झगड़ा है सवाबदीदी अख्तियारात पे। जहां सवाबदीदी अख्तियार होगा
जहां पर ताकत मुर्तकज होगी वहां पर बिगाड़ कायम होगा। अब आप देखिए चीफ जस्टिस साहब जो है किसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाना है उसका नाम चीफ जस्टिस तजवीज करेंगे, सुओमोटो लेना है चीफ जस्टिस करेंगे, बेंच बनाना है चीफ जस्टिस करेंगे। आपने बहुत ज्यादा अख्तियारात एक शख्स के अंदर मुर्तकज कर दिए, यहीं से सारा जो बिगाड़ है वो पैदा होता है। तो इसको हल किए बगैर, ये जो बिल्डिंग जो टेढ़ी खड़ी है इसकी बुनियादें ठीक किए बगैर मसला सिर्फ बंदियाल का या काजी फाइज ईसा का या किसी और का नहीं है, मसला आपने सिस्टम गलत बनाया हुआ है। ये जो सिस्टम बरकरार रहेगा तो इससे ज्यादा खराब मिसालें आपके सामने मजीद आएंगी। बस जी, यानी कि आर्बिट्ररी पावर्स जो है, डिस्क्रिशनरी पावर्स जो कि हमेशा अब्यूज हो सकती हैं, और अदलिया का खुद काम होता है और अदलिया अपने फैसलों में उसका नोटिस लेती है। जब एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को अफसरान या वुज़रा आज़म या वुज़रा आला या वजीर या सेक्रेटरीज उसको मिसयूज करते हैं तो कोर्ट्स उनको रोकती हैं। अब यहाँ पे जो सवाल खड़ा हुआ है वो ये हुआ है कि अगर कोर्ट्स ये खुद कर रही हैं या चीफ जस्टिस ये कर रहे हैं तो उनको कौन रोकेगा? दिस इज द बिग क्वेश्चन। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान का एक दरीना मसला है कि वो हुई ही नहीं है, खुसूसन हायर लेवल के ऊपर। निचले लेवल के ऊपर तो बहुत होती है, लेकिन इस लेवल के ऊपर अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, और इसके लिए मेरे ख्याल से पार्लियामेंट को फ्यूचर में कानून साजी करनी पड़ेगी मजीद। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, वक्त इससे पहले निकल जाए, सदर अलवी ने वो वापस भेज दिया है बिल एतराजात के साथ, जो सुओ मोटो पावर्स की क्लिप करने का जो प्लान है, और अब वो मुश्तरका इजलास में वो जो है पेश किया जाएगा मंडे को, और उसके 10 दिन के बाद वो कानून बनता है। तो आप उसको आपके ख्याल से वो कानून बन जाएगा आसानी से? ये गवर्नमेंट के पास इतनी मेजॉरिटी है दोनों हाउसेस में कि वो इसको सेल थ्रू कर देंगे? जी मेरे ख्याल में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। वो तो दोनों हाउसों के अंदर पहले भी ये गवर्नमेंट एक से ज्यादा दफा डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी है। पहले भी कुछ कवानीन पास हुए हैं, नैब का लॉ आपके सामने है। ये भी अभी पिछले दिनों सेनेट में 60 और 19 का वोट था। यस, ये जो बिल मंजूर हुआ है वो बाप शाप वाले सारे आ गए हैं ना इधर। वो जो बाप मतलब कहने का ये है कि वो तो जॉइंट सेशन होगा ना, अलग अलग दोनों ने मंजूर नहीं करना, जॉइंट सेशन ने मंजूर करना है। तो जॉइंट सेशन में मेजॉरिटी तो मेरे ख्याल में ये मस्टर कर लेंगे। पहले भी किया है एक दफा, तो वो तो मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक दूसरी बात यह है कि जिस तरह वो क्यूरेटिव रिव्यू का मामला चैलेंज हो गया है, और वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने चेंबर में उसकी समाअत कर रहे हैं, आपने बताया। तो ये चूंकि चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात का मामला है, बड़ा क्रिटिकल मामला है। अगर वो इतने सेंसिटिव है इन मामलात में, और वो इस हद तक चले गए हैं और जा सकते हैं कि कोई भी चीज जो उनकी मंशा के खिलाफ हुई हो उसको फिर किसी तरीके से काउंटर करने के लिए वो कुछ ऐसी चीजें भी कर रहे हैं जो बज़ाहिर मुनासिब भी नहीं लगती। तो ये कोई अजीब बात नहीं होगी कि अगर इस कानून को चैलेंज किया जाए, क्योंकि जब कानून बन जाएगा तो फिर तो सारे इख्तियारात एक 3 रुकनी कमेटी के पास चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त तक तो चीफ जस्टिस साहब के पास पावर है, और वो हो सकता है कि ये चैलेंज हो जाए और फिर इसका लंबा ही काम चल पड़े, इसकी तफ्तीश का और इसकी प्रोसीडिंग्स का। तो उसमें फिर ये शायद अगले 10 दिन के अंदर कानून ना बन पाए, ये इस बात का इम्कान मौजूद है। और ये सारी चीजें जो है खराबियां जिस हद तक जा रही हैं, इसमें एक अहमद हसन साहब ने भी दुरुस्त फरमाया कि ये उससे उनकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा था कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद अपनी चीजों को करेक्ट करने की शायद सलाहियत मफकूद हो गई है, वो नहीं रही। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है ये बात कहना, इट पेन्स मी अ लॉट टू से दैट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर ये पावर नहीं रही तो फिर ये कहाँ से आएगी पावर? पर अनफॉर्चुनेटली वहीं से आएगी जिसके पास मसल पावर होगी। ये ना हुआ तो मसल इस्तेमाल होंगे
जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात होगी। ये बात सियासतदान भी नहीं समझ रहे कि उनको उस नौबत आने से पहले कुछ आपस में खुद बात कर लेनी चाहिए। और चले सियासतदानों का तो मामला कुछ और होता है, ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान भी नहीं समझ रहे कि अगर वो खुद अपने पाँव पे इस तरह कुल्हाड़ियां मारते रहेंगे तो फिर जाहिर है कि कोई तो आके इस हमारे मामले के ऊपर फिर ब्रेकें लगाएगा। वो जो मसल अहमद, एक मिनट, जो मस्कुलर पावर की आपने बात की है ना अहमद बिलाल महबूब साहब, वो उस जिम में भी बड़ा मसला बना हुआ है। वो जिम के अंदर भी ना मुख्तलिफ कमरों में मुख्तलिफ लोग वर्जिश कर रहे हैं अपनी अपनी तरीके से। कोई जो है पुशअप्स कर रहा है, कोई वेट्स उठा रहा है, वहां भी यकसुई नहीं है। इसलिए पाकिस्तान एक संगीन बहरान में इस वक्त मौजूद है, जहां पे सियासी कुव्वतें, इस्टेब्लिशमेंट के धड़े और जो माशरा अज खुद वो मुनकसिम है इस वक्त, और ये एनार्किक एक सूरत हाल है। मैं इसलिए समझता हूं कि ये पहले हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं होती। सियासतदान हर जगह लड़ते झगड़ते हैं। आप देखिए इटली में बार बार गवर्नमेंट्स बदलती हैं और जगहों पे, लेकिन एक बुनियादी रूल्स के ऊपर कोई रूल्स ऑफ द गेम होती हैं। यहाँ पे वही अनका हो चुकी हैं। बहरहाल हमें अकदस रजा एक छोटी सी एक अहमद, क्लैरिफिकेशन कर दूं कि ये ऑल्दो मुझे मालूम है कि वो जो रेफरेंस था उसके रिव्यू को वापस लेने का मैटर है, लेकिन प्रोसीजरली मैंने और नहीं फॉलो किया। लेकिन मुझे इसमें कोई मायूब बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि होता ये है कि जब कोई ऐसी पिटिशन वापस लेना हो तो उसको चेंबर में ही जाके ही वापस लिया जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में तो कई दफा काफी प्रोमिनेंट केसेस जो कंटेस्टेड रहे हैं, जब उनको वापस लेना होता है तो उसकी कोर्ट में हेयरिंग नहीं लगती। आप वो अपनी वापसी की दरखास्त जमा कराते हैं और फिर सुबह कोर्ट के वक्त से या कोर्ट के वक्त के बाद से, जो भी जज साहब को टाइम सूट करता है, कुछ चीफ साहब हैं जो वक्त अदालत के वक्त से पहले ही अपने चेंबर में बुला के एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या दरखास्त आई है वो कहते हैं हाँ जी ठीक है विड्रू। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर कोई बहुत हियरिंग होने लग रही है, अनलेस देयर इज समथिंग दैट आई हैव नॉट फॉलोड, और जिसकी तरफ इशारा सब लोग कर रहे हैं। अगर तो ये रिव्यू वापस लेने की दरखास्त है सिंपल सी, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली 2 मिनट में सुबह सुबह हो जाएगी, कोई उसमें कोई हियरिंग वाला सिलसिला नहीं है। एक तो ये मैं गुजारिश करना चाह रहा था, और एक छोटी सी और ये बात कहना चाह रहा था कि ये जो आपने पावर की बात की ना, वन ऑफ द पावर प्लेयर्स विल रीग्रुप। ठीक, देखिए जब भी कोई पावर स्ट्रगल होती है और लोग टूटते हैं, अब हम ह्यूमन नेचर पे चले गए लॉस हट के, सो जब अब फ्रेगमेंट हो जाते हैं तो जो फ्रेगमेंटेड भी के अंदर भी सब फ्रेगमेंटेशन अगर हो गई है तो जो पावर ग्रुप पहले रीग्रुप कर लेगा और ये फैसला कर लेगा कि यार हम अपने मसाइल चलो बाद में देख लेते हैं, लेकिन पहले ये लार्जर चीज तो देखें, वो इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। तो मैं तो ये ख्वाहिश करता हूं कि ये जो आपको मुझे डिवीजन फ्रैगमेंटेशन अदालत में नजर आ रही है, यही लोग हैं जो बैठे और अपने जाती जो मिसगिविंग्स हैं जो भी है उसको जरा बैक सीट दें। सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारे और उसका पाकिस्तान में रोल, उसको तरजीह दें और 1 पॉइंट से इदारे को खड़ा करें और फिर ग्रेजुअली अपने मसाइल हल करें। और उसमें बात आप सबकी दुरुस्त है कि जिसके पास सबसे ज्यादा इख्तियार होता है उसी को छोड़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। आपने काफी अच्छा, इशारों मैं में यहाँ कहा एक कुछ और कह बात भी दिया है। कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता जी हूँ। मुजम्मिल भाई आप ये कर लें, और साथ में मैं ये जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने खदशे का इजहार किया, उन्होंने कहा कि अगर सियासतदानों को समझ नहीं आती कि वो इस तरह से करते रहेंगे तो फिर ये माजी की तरह कहीं बिसात ही ना उलट जाए। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर भी आप कमेंट करें, जो भी आप कहना चाहते हैं उसके साथ। और जो खबर है वो ये है कि जो नोट काजी फायजी साने का अपलोड हुआ था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, वो बावजूद हटा दिया गया चीफ हाँ जस्टिस के हुक्म पे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि एक तो जो आपने बात की कि कोई थर्ड फोर्स इससे फायदा ना उठाए। देखें, पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ तो लगा ही हुआ है। अगर मिलिट्री मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अमली तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत तो संभाली हुई है ना।
अपने वो चाहें तो पंजाब की हुकूमत किसी को दे दें, वो चाहें तो पंजाब की हुकूमत किसी से ले लें, वो चाहें तो प्राइम मिनिस्टर को खिलाफ सू मोटव ले लें, वो चाहें तो जो मर्जी कर लें। तो एक आप ये तो समझें कि जब से ये सू मोटव और ये बेंच फिक्सिंग ने अपना अरूज और दवाम बख्शा है, पाकिस्तान एक जुडिशल मार्शल लॉ की जद में तो है। यहाँ अब चीफ जस्टिस जो है वो तमाम कुव्वतों से बड़ी कुव्वत बनकर कोर्ट उभरे हैं। पैकिंग भी तो की है ना, और ठीक है ना, कोर्ट पैकिंग भी की। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर लें, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलकर फैसले दे दें, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम फैसले दे दें। तो अब ये बात सामने आई है कि शायद कोई सियासतदान आइन तोड़े तो उसके ऊपर कोई जुर्म हो सकता है, कोई आमर आइन तोड़े तो वो जुर्म है, लेकिन अगर कोई जज री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर ले या कोई गैर कानूनी गैर आइनी हरकत कर ले तो उसका कुछ नहीं हो सकता अगर उसके साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद है। तो अब पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान ने किसी आइन और किसी कानून की बुनियाद पर आगे चलना है तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट को भी आइन और कानून के दायरे में लाना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के दायरे से बाहर निकल कर खेलती रहेगी और बाकी तमाम कुव्वतों को आप कहेंगे कि नहीं देखें आप तो आइन और कानून के दायरे में रहें, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इजाजत है कि वो जब चाहे आइन तोड़ दे, जब चाहे आइन से बाहर निकल कर खेल ले। तो जब एक कुव्वत आइन से बाहर निकल कर खेलेगी तो बाकी कुव्वतों को भी बाहर निकल कर खेलना पड़ेगा, रूल्स ऑफ द गेम खत्म हो जाए। अगर आप ये कहें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो सवाबदीदी इख्तियारात को के तहत पाकिस्तान में हुकूमतें उलटने, इंतखाबात कराने, इलेक्शन कमीशन को सैबोटाज करने और हुकूमत को जीरो करने की अहलियत रखते हैं, तो फिर ये अहलियत बहुत सारे लोगों के पास और भी है। अगर वो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो फिर उमर अताब बंदियाल साहब उन्हें इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप भी अपनी ताकतों के साथ मेरे सामने आए अगर मेरा मुकाबला करना है, क्योंकि मैं आइन और कानून के दायरे में तो नहीं खेल रहा ना। तो एक बात तो मैं हाँ, तो ये तो ओपन ऑफर है उनकी जानिब से, क्योंकि जब वो आइन और कानून के दायरे में नहीं खेल रहे हैं तो फिर बाकी कुव्वतों से हम ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि वो आइन और कानून के दायरे में खेलेंगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के दायरे में खेलना है ना, फिर वो बाकी कुव्वतों को ये कह सकता है कि आप आइन और कानून के दायरे में रहें। और अगर सुप्रीम कोर्ट ही आइन और कानून के दायरे में नहीं है, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही आइन और कानून के दायरे में नहीं है, तो फिर वो बाकी कुव्वतों को आइन और कानून के दायरे में रहने में कैसे कह सकता है। तो लिहाजा अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत आगे होगी, वो पार्लियामान से हो, वो मुर्तजा सुलंगी के शहर से हो, वो कहीं से भी हो, तो उसकी जिम्मेदारी उमर अताब बंदियाल पे होगी। ही कॉल्ड फॉर इट ना। तो अब सूरत हाल ये है कि आज पार्लियामान और अदलिया में जो तसादुम है ये पार्लियामान की वजह से है। वो पार्लियामान को इस सतह पर ले आए हैं कि ये तसादुम हो गया है। मतलब उनके साथी जजेस कह रहे हैं कि भाई जब 2 हाई कोर्ट सुन रहे थे, जल्दी क्या है तुम्हें, तो आप एपलेट कोर्ट है, आपके पास जब केस आएगा आपने सुनना है, आप जेन बना के बैठे हैं मैंने ये काम करना है। तो ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब से और सजाद अली शाह और साकिब निसार की मिसालें दी जाती हैं, या कहा जाता है कि अब फैसला तो भुट्टो का पर भी अमल हो गया, गुलो गुलजार को ना भूलें, तो ना बोलें। देखे ना, और ये कहा जाता है कि अदालत के फैसले पर तो अमल होना है, चाहे भुट्टो के फैसले पर अमल नहीं हुआ, नवाज शरीफ की नाअहली पर अमल नहीं हुआ, यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली पर अमल नहीं हुआ। भाई ये कोई अच्छी मिसालें हैं जो आप हमें देकर समझाते हैं कि अदालत के फैसले पर अमल होना है। अगर इसी किस्म के फैसलों पर अमल होना है तो इस बार नहीं होना, बस हो गई जी। अच्छा,